फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हम लोग का टॉपिक होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी में सबसे पहले क्या है कि जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक कलेक्शन है डीएनए का, जो कि कवर करता है इंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इंटायर जीनोम को वो कवर करता है। जीनोमिक लाइब्रेरी जो है एक सेट है रिकॉम्बिनेंट क्लोन का दैट कंटेन ऑल ऑफ द डीएनए प्रेजेंट इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक इंडिविजुअल का ऑर्गेनिज्म जो इंडिविजुअल है उनमें कौन कौन सा डीएनए होगा वो उसका सारा का इंफॉर्मेशन वो रखता है। और इसको बनाने का पर्पस ये है कि इसको सालों तक रखा जा सके और उसका प्रोपेगेट किया जाए, कॉपी एक जगह से दूसरे जगह नाम से एक रिसर्च ग्रुप से दूसरे रिसर्च ग्रुप में आराम से भेजा जा सके। मेन पर्पस मेरा इसलिए है जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने का। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन मतलब कि एक्सप्रेस्ड जीन का इन्फॉर्मेशन, कौन सा जीन नॉन एक्सप्रेस्ड है, एक्सॉन कहाँ पर है, कितने एक्सॉन हैं, कितने इंट्रॉन हैं, प्रोमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन, इंटरवेनिंग डीएनए सीक्वेंस, इन सब के बारे में आइडिया लगाना हमारा मेन इसका इसका मेन मोटो है। ठीक है। जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी में कुछ सिंपल स्टेप हैं। सबसे पहले हम लोग जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करेंगे। पहला काम करेंगे कि जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करेंगे। उसके बाद आइसोलेशन के बाद क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन एंड फ्रेगमेंटेशन करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर हम लोग सूटेबल क्लोन के साथ क्लोनिंग करेंगे। अब आपको पता है कि जीनोमिक डीएनए को जो आइसोलेट किया जाता है, जो आइसोलेशन का मेथड है, उसको हम लोग डीएनए आइसोलेट किए। आइसोलेट करने के बाद जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो जनरली हम लोग फिजिकल मेथड या एंजाइमेटिक मेथड यूज करते हैं। फिजिकल मेथड जो होगा, फिजिकल मेथड में हम लोग मैकेनिकल शेयरिंग करते हैं। पर दिक्कत क्या है कि मैकेनिकल शेयरिंग जो हम लोग कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे जो डीएनए हैं उसमें क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमको जो जिस साइज़ का डीएनए चाहिए हो सकता है उस साइज़ का डीएनए ना मिले। इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं एंजाइमेटिक डीएनए। ठीक है। और एंजाइमेटिक डीएनए से भी कंप्लीट डाइजेशन ना करके पार्शियल डाइजेशन करते हैं हम लोग। पार्शियल डाइजेशन करेंगे तो हम लोग का हर एक साइज़ का डीएनए हम लोग को मिल जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि सबसे पहले जीनोमिक डीएनए लिए, जीनोमिक डीएनए का पार्शियल डाइजेशन किए। ठीक है। पार्शियल डाइजेशन किए किसी भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से, किसी भी रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से हम लोग या किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग पार्शियल डाइजेशन किए। डाइजेशन करने के बाद मेरा जीनोमिक डीएनए कुछ इस साइज का आ गया हमको। अब हम लोग साइज का फ्रैक्शनेशन करेंगे, कलेक्शन करेंगे जो डिजायर फ्रेगमेंट है, उस डिजायर फ्रेगमेंट को लिए। अब दिक्कत क्या है ना कि पार्शियल डाइजेशन करने के बाद जो हम लोग को डीएनए मिलता है वो ब्लंट एंड का होता है। ठीक है। वो कैसा होता है? ब्लंट एंड का। तो हम लोग को अब चाहिए कैसा एंड? स्टिक एंड। तब तो अच्छे से वेक्टर के साथ हम लोग एडिशन कर पाएंगे, उनका रिकॉम्बिनेंट बना पाएंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए में कुछ हमारा जो भी डीएनए हम लिए हैं उस डीएनए में डायरेक्ट कोई और एंजाइम आकर बाइंड ना करे, इसलिए उसमें मिथाइलेज आकर ऐड करेंगे। अगर हम इको R1 लिए हैं तो आपको पता ही है कि इको R1 मिथाइलेज GATC सीक्वेंस के ए साइड पे जाकर मिथाइलेशन करता है। ठीक है। तो अब डीएनए मेरा मिथाइलेटेड हो गया। मिथाइलेटेड के बाद हम लोग अब स्टिकी ब्लंट इन से स्टिकी इन बनाने के लिए हम लोग या तो लिंकर या तो अडेप्टर का एडिशन करेंगे। ठीक है। या तो लिंकर या अडेप्टर आएगा। अब मेरा डीएनए जो है, जो भी हम ऐड किए उसके बाद उसको डाइजेस्ट किए, डाइजेस्ट करने के बाद मेरा जो अब डिजायर डीएनए है वो स्टिकी एंड वाला हो चुका है। ठीक है। वो स्टिकी एंड वाला हो चुका है। अब उसी हिसाब से जो जिससे इसको डाइजेशन किए हैं सेम उसी से हम लोग वेक्टर लेंगे। वेक्टर जैसे यहाँ लेमडा फाज कौन लिया है, लेमडा फाज में ये इको R1 साइट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ इको R1 साइट है तो यहाँ भी इको R1 से डाइजेशन किया गया होगा। ठीक है। डाइजेशन किया, इसका जो साइट आया, अब इसको इसके साथ क्लोनिंग करवाएंगे। ठीक है। क्लोनिंग के बाद उसको लिए सिलेक्शन किए, सिलेक्शन के बाद क्लोनिंग करवाए, लाइगेट किए डीएनए को लाइगेट किए। लाइगेट करने के बाद उसका पैकेजिंग किए मिक्सचर ऑफ फाज कोड प्रोटीन एंड फाज डीएनए प्रोसेसिंग एंजाइम के साथ सब पैकेजिंग हुआ। और उसके बाद उसका इन्फेक्शन हम लोग प्लैक काउंट कर लिए, टाइटर काउंट किए। इसको टाइटर काउंट इसको कहते हैं, प्लैक काउंट को टाइटर काउंट भी कहते हैं। ठीक है। टाइटर इसका काउंटिंग कर लिए कि मेरा डीएनए का अमाउंट कितना है, क्या है। यही हमारा जेनोमिक डीएनए का लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है। अब जो भी जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट हुआ है इसका कुछ अपना एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज होगा। तो एडवांटेज ये है कि आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन इन कोडिंग अ पार्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग पार्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं।
अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जीनोमिक लाइब्रेरी हम लोग लाइब्रेरी बना रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जीनोम के सीक्वेंस का हम स्टडी कर सकें, अच्छे से कर सकें जीनोम सीक्वेंस का। प्रोकैरियोट्स में हम लोग को स्मॉल जीनोम है, तो उसमें ज़्यादा यूज़फुल होता है जीनोमिक लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि हम लोग अच्छे से सारा, अब लाइब्रेरी होगा तो अच्छे से उसको कंस्ट्रक्ट करके हम लोग उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। कुछ डिसएडवांटेज ये है कि यूकैरियोट्स में जीनोमिक लाइब्रेरी जल्दी वर्क नहीं करता है। ठीक है। अगर स्क्रीनिंग मेथड में एक्सप्रेशन अगर हो गया जीन का, तो फिर तो ख़त्म हो गया। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इनका कुछ एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन इसका ये है कि हम लोग फर्दर यूज करते हैं स्टडी में, फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी सीक्वेंस की स्टडी में। ठीक है। रेगुलेटरी सीक्वेंस की स्टडी में हम लोग इसका यूज करते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन की स्टडी में यूज करते हैं। हम जीनोमिक लाइब्रेरी को म्यूटेशन की स्टडी में भी यूज करते हैं। जीनोम मैपिंग में, जीनोम का मैपिंग कि कौन सा जीन कहाँ पे है, कौन सा जीन का लोकेशन क्या है, उस चीज़ में। जीनोम सीक्वेंसिंग में भी यूज करते हैं। ठीक है। कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज होता है। डिटरमाइन द कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस को भी हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो ये था हमारा जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सी डीएनए लाइब्रेरी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।